गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रेशियो में करेंगे आपके डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक वाइज लास्ट चीज़ें रह गई थी। इसके बाद से हम लोग एक लेक्चर करेंगे आपके मिसलेनियस पे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो छूटी हुई होंगी उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें, दो तरह के रिलेशन होते हैं, आप सब लोग को पता होगा। एक होता है डायरेक्टली और एक आपका होता है इनवर्सली। ठीक है, डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि जब एक चीज़ दूसरे पे क्या हो, डायरेक्ट डिपेंड हो। आरी बात में जैसे आपको पता है कि अगर हमें कोई भी आर्टिकल ज़्यादा परचेज करना है तो हमें पैसे भी ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए मैंने एक आर्टिकल खरीदा, अगर मैं बोलूं कि वन आर्टिकल की प्राइस, मैं आपको रिलेशन बताना चाहता हूं कि होता क्या है। वन आर्टिकल की प्राइस अगर 5 रुपीज़ है तो मैं अगर अपने आर्टिकल बढ़ाऊंगा, सपोज दैट 2 आर्टिकल की प्राइस, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 रुपीज़। मैं बोलूँ 10 आर्टिकल्स की प्राइस तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 50 रुपीज़। यानी हम ये देख रहे हैं कि जब एक चीज़ को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी भी चीज़ें ऑटोमेटिक क्या हो रही है, इंक्रीज हो। जैसे हमने यहाँ पे आर्टिकल इंक्रीज किया तो प्राइस भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फिर हमने आर्टिकल इंक्रीज किया, फिर प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, डायरेक्टली। इसी को हम दूसरे वे में भी देख सकते हैं। इधर से अगर हम इधर जाएं, यहाँ पे हम आर्टिकल को डिक्रीज कर रहे हैं तो प्राइस भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी हम आर्टिकल को डिक्रीज कर रहे हैं तो प्राइस भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज किए तो आर्टिकल इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज किए तो आर्टिकल डिक्रीज। यानी एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सॉरी, एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी चीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट। मतलब ये इस पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। क्लियर? दूसरा जो होता है वो आपका होता है इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब आप लोगों को सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा, अगर हमें कहीं जाना है किसी भी डिस्टेंस के लिए, ठीक है, जैसे घर से हम पढ़ने के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अगर हमारे पास टाइम कम होता है तो हम अपने स्पीड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। यानी हमने ये देखा कि अगर हमारे पास टाइम कम है तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी आप देखिए कि ये लेस हो रही है, यानी ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? अगर हमारे पास टाइम ज्यादा है तो आप देखोगे हम नॉर्मल हल्के से स्पीड में जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा फास्ट जाने की जरूरत नहीं होती। यानी अगर हमारे पास टाइमिंग सफिशियंट है तो हमारी स्पीड क्या होती है, कम होती है। क्लियर? तो आप देखिए एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी दो तरह के रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, मैथ्स में बोलिए या फिजिक्स में, एक डायरेक्टली और एक आपका इनवर्सली। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक, आपको पता होगा ऐसे प्रोपोर्शनल का हम लोग साइन लगाते हैं कि ये इस पर डिपेंड करता है। जब भी ये साइन हटता है तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट टर्म आता है। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th में जब भी फिजिक्स, तो ये चीज़ें वहाँ पे आई होंगी। ठीक है, तो जब भी ये कांस्टेंट, जब भी हम इसको हटाते हैं तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट टर्म आता है। फिर हम उस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने एग्जाम में भी देखा होगा और किसी ना किसी बुक में भी देखा होगा। अ डायमंड ब्रोक इनटू 3 पार्ट। यानी कोई डायमंड था, मान लीजिए बड़ा सा कोई डायमंड था, ये 3 पार्ट में टूट गया। आरी बात में पहले कोई बड़ा सा डायमंड था और क्या हो गया, 3 पार्ट में ये ब्रोक हो गया। मान लिया ये पार्ट हो गया इसके, ठीक है, ये 3 पार्ट में ये डायमंड टूट गया। यानी ये बड़ा वाला डायमंड जो है वो छोटे वाले पार्ट में क्या हो गया, ब्रोक हो गया। ठीक है, द रेशियो वेट ऑफ 3 पार्ट, यानी इन तीनों पार्ट के वेट का जो रेशियो है वो है 2:3:4। क्लियर? तो आप देखिए ये जो है ये वेट का रेशियो है। ठीक है, तो इसी डायमंड से टूट के ये बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो इसका वेट देखिए 2:3:4, यानी इसका जो वेट होगा वो कहीं ना कहीं 9 रेशियो में होगा। आप चाहें तो इसके साथ वेरिएबल लगा लें, तो 2x, 3x और 4x, चूंकि हमें, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 9x, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप वेरिएबल के साथ लिखें या ना लिखें, मैं स्टार्टिंग से आपको ये चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ डायमंड इज, यानी जो इसकी प्राइस है, ठीक है, ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर वेट। यानी जो इसका वेट है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आरी बात समझ में? यानी अगर मैं यहां पे प्राइस की बात करूं
तो कह रहा है जो इसका वेट है, सपोज दैट इसका वेट 9 है, तो ये इसके स्क्वायर के यानी किस पे डिपेंड करेगा, 81 पे। अगर 9 वेट होगा तो कहीं ना कहीं ये इसके स्क्वायर यानी कितना होगा, ये 81 होगा। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे 2 वेट है तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 4। यहाँ पे 3 वेट है तो इसका क्या होगा, 9, और यहाँ पे 4 है तो क्या होगा, 16। ये बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसकी कॉस्ट है यानी जो इसकी प्राइस है वो इसके वेट के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था। वेट कितना है यहाँ पे, अगर 9 ग्राम है तो कॉस्ट कितनी होगी, 81। ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है बट इस पे डिपेंड कर रहा है, यानी जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा ऑटोमेटिक ये भी इंक्रीज होगा। अगर ये 2 है तो कितना, 4, ये 3 है तो 9, और ये 4 है तो 16। यहाँ किसी वेरिएबल की आपको नीड नहीं है। क्लियर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द लॉस्ट ऑफ ₹15,600 आफ्टर ब्रेकिंग डायमंड, यानी टूटने के बाद 15,600 रुपये का नुकसान हुआ। तो हम देखते हैं कि ये तो बिना ब्रेक हुए था, तो यहाँ पे कॉस्ट अपनी कितनी बन रही है, 81। यहाँ पे कॉस्ट देखा जाए तो 4, 9, 16 यानी कितना बना, 29 रुपीज। क्लियर। यहाँ पे आप देखिए टोटल कॉस्ट कितना बना, 29 रुपीज। तो हम देख रहे हैं तो कितने का लॉस हो रहा है, 52 रुपीज का। क्लियर। आगे बात में क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कह रहा है कोई डायमंड है वो 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, 2:3:4, तो एक्चुअल कितना होगा, 9, यानी कहीं ना कहीं इसी पार्ट से ये तीनों पार्ट टूटे हैं। कह रहा है इसका जो कॉस्ट है वो इसके स्क्वायर पे, तो 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। कह रहा है जो लॉस हो रहा था, यहाँ पे अगर हम टोटल वेट कैलकुलेट करें तो 29 हो रहा है और यहाँ पे टोटल वेट कितना हो रहा है, 81। तो लॉस अपने को कितने का हो रहा है, 52 रुपीज का। लेकिन अगर हम यही क्वेश्चन में जाते हैं तो क्वेश्चन में जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 15600 का, यानी हमारे 52 की वैल्यू 15600 है, तो हमारे 1 की वैल्यू आपको पता है, ये तो हम लोग यूनिटरी मेथड स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, 300। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट वाज द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ डायमंड। स्टार्टिंग प्राइस अपने पास कितना है, 81, तो 81 रुपीज की वैल्यू 00 यानी 24,300 रुपये जो था वो डायमंड का क्या था, एक्चुअल प्राइस। क्लियर। तो यही हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट करें इसको। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे और ये क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी चीज का है, वहां पर डायमंड था, अब यहाँ पे क्या आ गया, सिल्वर आ गया। कह रहा द प्राइस ऑफ सिल्वर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स, यानी कोई बड़ा सा सिल्वर होगा, ठीक है, इसमें भी जो कॉस्ट है वो क्या है, स्क्वायर पर डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। कह रहा है जो सिल्वर है वो इस 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, यानी छोटे छोटे 3 पार्ट में ये टूट गया है। इनका वेट क्या बन रहा है, 1:2:3, ठीक है। तो आपको पता है स्टार्टिंग का वेट कितना हो जाएगा, 6। जो इसकी कॉस्ट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इट्स स्क्वायर वेट, ठीक है। तो जो कॉस्ट होगा वो इसका स्क्वायर यानी 36, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। क्लियर। ठीक है। तो ये तो हमारी इनिशियल कॉस्ट हो गई 36 रुपीज, यहां पे 14 रुपीज। कितने का लॉस, 22 रुपीज का। क्वेश्चन का लॉस कितने का है, 4620 का, 4620। तो 1 की वैल्यू 210, 21, 42 और 46, ठीक है, 210। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनिशियल प्राइस ऑफ सिल्वर यानी 36 की वैल्यू, तो 21 इंटू 36, 0, 36 से कम 36, 36 72, 3 75, 7560। क्लियर। तो यही आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट करें इसको, फिर आगे देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो भी इसी से मिलता जुलता है, बस एक स्टेप आगे है, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है कि कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप परेशान ना हो। करा द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज वेरी डायरेक्टली विथ स्क्वायर वेट। आर्टिकल इज ब्रोक इनटू 3 पार्ट्स। तो हमने मान लिया बड़ा सा आर्टिकल था, ठीक है, ये 3 पार्ट में टूटा, ठीक है, क्लियर। कह रहा है जिसका वेट जो है वो क्या है, 9:1:2 है, 9:1:2 है, ठीक है। तो यहां पे जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 9, 1, 10, 2, 12, 12। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द आर्टिकल हैड बीन ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स व्हिच वेट आर इन द रेशियो 2:3। यहां पे देख रहा है कि पहले जो वेट है वो क्या है, 9:1:2। इफ द आर्टिकल हैड बीन ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स, यानी ये फिर से टूट गया, मतलब कह रहा है कि या तो इस पार्ट में टूटा हुआ है या फिर किसी और पार्ट में, यही डायमंड अगर ऐसे टूट जाए, मतलब हम 3 अलग पार्ट और बना रहे हैं, तब कह रहा है जो वेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 2:3:7,
ठीक है, यानी यही डायमंड, तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 5, 5 और 7 12, यानी ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, यानी यही डायमंड पर्टिकुलर या तो ऐसे टूट रहा है, क्लियर, या यही डायमंड आपका ऐसे टूट रहा है। तो ये 12 तो कहीं ना कहीं अपना क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? जैसे एक ही चीज है, उसको तोड़ने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो कह रहा है या ऐसे टूटे या ऐसे टूटे। ऐसा भी हो सकता था स्टेटमेंट के फर्दर ब्रोकन इनटू, मतलब बोल देता कि दोबारा ऐसे टूट गया, तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 12 आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इसी पार्ट को टूटना है, क्लियर, ठीक है। कहा देन देयर वुड हैव बीन अ फर्दर लॉस ऑफ 448, मतलब अगर ऐसा हो जाता तो इतने का लॉस होता। तो पहले देखते हैं कि कॉस्ट अपनी क्या बनेगी। तो यहां पे अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो स्क्वायर यानी 144, यहां पे 81, यहां पे 1, यहां पे 4, ये बात सबको समझ में आ रही है। यहां पे 2 यानी 4, यहां पे 3 यानी 9 और यहां पे 7 यानी 49 रुपीज, ठीक है। टोटल कॉस्ट अगर हम यहां पे देखें तो कितना बना, 86 रुपीज। यहां पे कॉस्ट देखा जाए तो आपका कितना बन गया, 49, 58, 4, 62 रुपीज, यानी 62 रुपीज, क्लियर। और यहां पे जो कॉस्ट है वो कितना है, 144 रुपीज। अब क्वेश्चन को एक बार और मैं बता रहा हूं आपको क्या कह रहा है कि कोई एक डायमंड है वो ऐसे भी टूट सकता है और ऐसे भी टूट सकता है। इसी स्टेटमेंट को 2 बार में बोलेगा कि एक डायमंड जो है वो ऐसे टूटा फिर ऐसे टूट गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 12 कांस्टेंट रहेगा। देखिए 9 और 1 10, 10 और 2 12, यहां पे भी 2 और 3 5, 5 और 7 12। वेट चूंकि वेरी कर रहा है इसलिए कॉस्ट भी क्या होगा, वेरी करेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्दर जो लॉस है, फर्दर का मतलब ये हो गया कि आपका यहां के लॉस की बात नहीं कर रहा है, फर्दर मतलब इन दोनों पार्ट में लॉस की जो बात कर रहा है यहां पे, वो कितने का है, यहां से देखिए तो 24 रुपीज का, क्लियर, ठीक है। फर्दर लॉस है वो है 24 रुपीज का। तो पूछ रहा है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल आर्टिकल, यानी ये पूछा जा रहा है। तो 24 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 448, तो 1 की वैल्यू 448 बाई 24, हमसे पूछा गया 140। अब इसको यहां पे डिवाइड करने के लिए परेशान मत हो जाएगा, 144 ऑलरेडी 24 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 144 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 448 ओवर 24 इंटू 144, यानी यहां पे क्या आ गया 6, तो ये बन जाएगा आपका 6 × 48, 6 चौके 24, 4 28, 6 चौके 24, 2 26, यानी 2688 रुपीज अपना क्या हो जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट। आई बात समझ में? क्वेश्चन बस लास्ट क्वेश्चन की तरह है, वहां पर अभी तक हम लोग कर रहे थे एक पार्ट टूट रहा था, यहां पे 2 पार्ट, और जो डिफरेंस दिया हुआ है वो यहां का दिया हुआ, क्लियर। तो चले इसको नोट करें, फिर हम लोग छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स वेरी एज वाई, ठीक है। एक्स वेरी मतलब जैसे वाई वेरी होता है ऐसे एक्स, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स वेरी एज वाई, ठीक है। या इसी को दूसरे वर्ड में क्या कहा जा सकता है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, क्लियर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इसका साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है, यानी हम लिख सकते हैं x इक्वल टू के वाई। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड y इक्वल टू 4 व्हेन x इक्वल टू 6, यानी जब x की वैल्यू 6 है, ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 12, जब x की वैल्यू 12 है तो y अपने पास क्या है 4, तो यहां से k की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 3। कभी भी जब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम अपने कांस्टेंट टर्म को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहां पे दिया हुआ x से डायरेक्टली एज y, तो x इक्वल टू के वाई करा, x इक्वल टू 12 और y इक्वल टू 4 है, दैट्स मीन्स k की वैल्यू क्या हो गई 3। और फिर क्वेश्चन में x देके y पूछेगा या y देके x पूछेगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 15, तो फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू k की वैल्यू अपने पास क्या आ गई है 3 और y की वैल्यू 15, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले ये रिलेशन, इससे ये कांस्टेंट टर्म, फिर हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हम फाइंड आउट करें। जब ये मिल जाएगा फिर इस इक्वेशन से वो कुछ ना कुछ पूछेंगे, क्लियर, नोट करें। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या कह रहा है, x वेरी ज्वाइंटली एज y एंड z, यानी x जो है ना वो एक साथ वेरी कर रहा है y एंड z पे, क्लियर। हमारे पास में अगर ऐसा बोला जाता है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, तब हम इसको लिखते हैं, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, तब आप इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कहीं आता, दोनों अलग अलग लाइन बोलता कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, तो इसको कंबाइन करके आप ऐसा लिख सकते थे अगर कहीं आपको क्वेश्चन दिखे तो। फिलहाल यहां कह रहा है कि x इज, ये अपना क्वेश्चन नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दिया, x इज डायरेक्टली एज y एंड z। तो फिर हम यहां पे इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, k y z। अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हमें किसी चीज की वैल्यू दी होगी, क्या कह रहा है, एंड x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 2। x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 2। तो यहां से देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू 3 2 जा 6, 6 से 6 कैंसिल, यानी क्या आ गया 1। k की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 1, ये अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसमें से कोई भी दो वैल्यू देके हमसे थर्ड वैल्यू पूछा जाएगा, क्या कर रहा है आगे क्वेश्चन, फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इक्वल टू क्या है k, तो k की जगह पे आ गया 1, y क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 5 एंड z इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई 35, और यही अपना आंसर। क्लियर क्वेश्चन था, x वेरी एज y एंड z, तो x इक्वल टू k y z, x की वैल्यू 6, k हमें पता करना है, k की वैल्यू 1 आ गई। फिर इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। एक हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और बहुत सारे कंफ्यूजन उसमें रहते हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद करा स्टीम इंजन कैन ट्रेवल एट 24 किलोमीटर पर आवर विदाउट द ट्रेन वैगन्स, यानी जो इसकी स्पीड है वो क्या है 24 किलोमीटर पर आवर, जब नंबर ऑफ वैगन्स इसमें क्या है 0, यानी किसी इंजन में अगर एक भी डब्बे नहीं लगे हुए हैं तो उसकी स्पीड क्या है 24 किलोमीटर पर आवर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द रिडक्शन इन स्पीड, स्पीड में रिडक्शन, यानी रिडक्शन इन स्पीड में लिख देता हूं, ठीक है। द रिडक्शन इन स्पीड ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स, यानी जो स्पीड में रिडक्शन होगा वो क्या होगा आपका, जितने भी वैगन्स लगे होंगे उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपको पता है रिडक्शन इन स्पीड, इसको अगर हम थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा k अंडर रूट n। क्लियर, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहाँ से हमें कोई ना कोई एक वैल्यू देके दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। क्लियर, यानी अभी तक क्वेश्चन कह रहा है कि कोई स्टीम इंजन है जिसकी स्पीड क्या है 24 किलोमीटर पर आवर, जब उसमें नंबर ऑफ वैगन्स क्या है 0 है, यानी एक भी वैगन्स ले लेगा, जो भी स्पीड में रिडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ द वैगन्स। क्लियर, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, विथ 4 वैगन्स, यानी जब हमने 4 वैगन्स लगा दिए, द स्पीड ऑफ इंजन इज 20 किलोमीटर पर आवर। ध्यान समझिए, अब स्टीम ऑफ इंजन क्या हो जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, तो हमारे पास स्पीड से रिलेटेड कोई इक्वेशन नहीं है, समझिए ध्यान से। कह रहा है कि जब हमने 4 वैगन्स लगा दिए, ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो इसकी स्पीड क्या हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। बट जो मेरे पास इक्वेशन है उसमें डायरेक्टली स्पीड से रिलेटेड कोई इक्वेशन नहीं है, नंबर ऑफ वैगन से तो रिलेटेड है लेकिन स्पीड से रिलेटेड नहीं है। हमारे पास जो है वो क्या है रिडक्शन इन स्पीड। तो हम देखते हैं रिडक्शन इन स्पीड। तो पहले स्पीड अपने पास क्या है 24 किलोमीटर पर आवर, और अब स्पीड कितनी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। तो कितने का रिडक्शन हो रहा है आप देखिए, पहले 24 और अब क्या है 20, यानी रिडक्शन जो है वो कितने का है 4 किलोमीटर पर आवर का। तो यहां पे हम लिखेंगे 4 किलोमीटर पर आवर। के हमें नहीं पता है, नंबर ऑफ वैगन्स कितने लग रहे हैं, जब 4 का रिडक्शन हो रहा है तो नंबर ऑफ वैगन्स 4 हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 इक्वल टू के इंटू 2, देन के की वैल्यू अपने पास आ गई 2। यानी आपको पता है जब भी इक्वेशन फॉर्म होता है तो सबसे पहले हमें कांस्टेंट टर्म पता करना होता है, वो हमने पता कर लिया, जो हमारे पास रिलेशन दिया था वो एस्टेब्लिश। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम वैगन्स, यानी कितने ज्यादा हम वैगन्स लगा दें, ठीक है, विच कैन पुल द इंजन, जिसको इंजन खींच सके, यानी मैक्सिमम कितने लगा सकते हैं। एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद तो कहीं ना कहीं वो चल नहीं पाएगा। तो अब देखिए ऐसे पता करना पॉसिबल है कि किस स्पीड पे वो चल पाए। तो हम ये सोचते हैं कि हम मैक्सिमम इतने ज्यादा वैगन्स लगा दें कि ट्रेन चल ही ना पाए। बात समझ में आ रही है। तो उस केस में हमारी स्पीड क्या हो जाएगी 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम ये नहीं पता कर सकते कि हम कितने स्पीड पे चलाएंगे। तो हम ये मान रहे हैं अगर ट्रेन धीरे धीरे भी चल रही है मतलब चल रही है,
तो यहां पे हम ये पता कर रहे हैं कि चले ही ना, जब चले ही ना हम पता कर लेंगे तो उसके आगे सोचा जा सकता है। तो पहले स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर और अब हमने स्पीड बना ली 0 किलोमीटर पर आवर। तो आप ध्यान से देखिए तो रिडक्शन कितने का है, 24 से 0 यानी कितने का, 24 का। क्लियर। इसके बाद से ये रिडक्शन हो गया। k की वैल्यू अपने पास कितनी है 2 और अंडर रूट n, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 12। तो यहां पे अंडर रूट n इक्वल टू 12, तो देन n की वैल्यू दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। यानी जो हमारा स्टीम इंजन है उसकी जो स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी आपकी 144 वैगन्स जब लगे होंगे, ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी 0 किलोमीटर पर आवर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यानी अगर हम 144 वैगन लगा दें तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी 0। क्लियर। तो अब सोचिए एक छोटी सी बात कि 144 वैगन्स लगाने पर ट्रेन रुक गई तो कहीं ना कहीं 144 से कम होगा तो ट्रेन चलना स्टार्ट कर देगी, चाहे वो धीरे धीरे चले या जैसे भी चले, क्योंकि ये क्लियर है कि 144 पे नहीं चल सकती। तो 144 पे नहीं चल सकती यानी मैक्सिमम कितने वैगन्स लगाए जा सकते हैं 143, जिससे ट्रेन चलती रहे। क्लियर। तो आप कभी भी ये नहीं पता कर सकते कि इस पे स्पीड क्या होगा, हम इस पे सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि जो इंजन होगा वो चलेगा। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन एकदम सिंपल था। हमारे पास ये 2 केस दिए हुए थे, इसी से थर्ड केस बनाना था। इसमें हमें ध्यान रखना था कि हम डायरेक्ट इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम अपनी स्पीड को 0 करेंगे और उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। जो नेक्स्ट क्लास होगी इसकी लास्ट क्लास, उसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद से एवरेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।